हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका आज की रिडोल डिस्कशन में। आज है 20 फरवरी और आइए जानते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। आज मुख्य रूप से हम 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक जो बात करेगा मणिपुर में जो डिस्प्यूट हो रहा है, मणिपुर में जो विवाद है और उसका क्या रिलेशन है म्यांमार के साथ और म्यांमार में चीज़ें कैसे बदल रही हैं। दूसरा आर्टिकल बात करेगा इंडिया कतर के रिलेशंस के बारे में, क्यों वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, रशिया और अमेरिका के संबंधों में क्या बदलाव हो रहे हैं। और एक आर्टिकल जो बात करता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के बारे में, यानी कुछ केसेस में कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी दी जाती है, कुछ में नहीं दी जाती है, दोनों में क्या अंतर है, कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो इससे जुड़े हुए हैं, इन सभी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ जो बात करेगा म्यांमार और मणिपुर के बारे में। असल में म्यांमार एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे कई राज्यों की बाउंड्री लगती है, पर हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो अपनी बाउंड्री जिनकी बाउंड्रीज टच होती है म्यांमार से। एक रफ अगर मैप से देखें तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको ये हिस्सा जो है ये है नागालैंड, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर मणिपुर और यहाँ मिजोरम। इन इलाकों में जो बाउंड्रीज हैं वो टच हो रही है म्यांमार की सीमा के साथ। अब पहले हमें ये जानना होगा म्यांमार एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी एथनिसिटीज़ रहती हैं, यानी अलग अलग ट्राइबल ग्रुप है, यहाँ पर मल्टीपल एथनिसिटीज़ हैं और जितनी ज़्यादा एथनिसिटीज़ यहाँ पर रहती हैं उतने ही उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। उन सब के लिए अपने अपने उनके आइडियाज़ हैं, वो अपने तरह से चीज़ों को जीना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। तो इस पूरी जो म्यांमार का देश है इसमें बहुत सारा ऐसा डिवीजन है। अभी तक म्यांमार में अक्सर कंट्रोल जो यहाँ का रहा है इनकी आर्मी का रहा है, मिलिट्री का रहा है। इसे हुंता भी कहते हैं या जुंता जिसे लिखते हैं, पर इसे हुंता कहा जाता है। तो हुंता का कंट्रोल म्यांमार के ऊपर लगा रहा, लेकिन बीच में यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुई जहाँ पर आंग सान सूकी नाम की लीडर ने, जिनको पीस के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, एक बड़ी लड़ाई के साथ वो यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में कुछ लेवल पे कामयाब रही। लेकिन इनकी मिलिट्री ने दोबारा आकर कब्जा जमा लिया पूरे देश के ऊपर। इस चीज़ को देखकर पहले तो वहाँ के म्यांमार के जितने अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने इसका सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू विरोध किया, मतलब बिना हिंसा के विरोध किया। लेकिन उसके बाद जब ये लड़ाई बढ़ती दिखी तो अलग अलग एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गई, यानी अलग अलग एथनिसिटी के अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स ने अपनी अपनी आर्मी खड़ी करने लग गई। यानी अगर हम देखें तो ऊपर कुछ राज्य है, यहाँ पर काचिन प्रोविंस है, काचिन और शान प्रोविंस हर जगह, और रियांग प्रोविंस हर जगह जो इनके अलग अलग राज्य हैं उन राज्यों में एक एक ट्राइबल ग्रुप है जो डोमिनेंट है। उस ट्राइबल ग्रुप ने खुद की आर्मी खड़ी कर ली और अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो लड़ने लग गए म्यांमार की आर्मी और मिलिट्री के खिलाफ, जिनका कंट्रोल इस देश के ऊपर था। और इसी की वजह से अलग अलग एथनिक ग्रुप की लड़ाई मिलिट्री के साथ चल रही है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ग्रुप लड़ रहे हैं वहाँ के मिलिट्री के साथ। कुछ जगह वो आपस में भी लड़ रहे हैं, पर मिलिट्री के साथ तो लड़ ही रहे हैं। इसलिए म्यांमार में एक पूरा सिविल वॉर की सिचुएशन बनी हुई है जहाँ अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग एरियाज़ में एक्टिव हैं और अलग अलग एरियाज़ को कंट्रोल करते हैं। तो जिन राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है वहाँ पर अचानक से एक प्रॉब्लम बढ़ती दिख रही है। उस प्रॉब्लम का नाम है राइज ऑफ इंस्टेबिलिटी, और बहुत सारे रिफ्यूजीज़ जो हैं यहाँ से निकल के इंडिया के राज्यों में आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने अक्सर सुना था कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता था, काफ़ी हिंसा रहती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने थोड़ी शांति देखी। जब म्यांमार के साथ भारत के संबंध बेहतर हुए तो हमने कुछ ऑपरेशंस किए उनकी मिलिट्री के साथ मिलके, जैसे ऑपरेशन सनराइज़, ताकि इस इलाके से जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप हैं जो म्यांमार में जाके छुपते थे, उनका सफाया किया गया। उल्फा जैसे ग्रुप जो असम में एक्टिव थे उनको म्यांमार के सपोर्ट के थ्रू हम हराने में और एक तरह से साफ करने में कामयाब रहे इस इलाके से। लेकिन जैसे ही म्यांमार में स्थिति बिगड़ी तो म्यांमार से बहुत से जो रिफ्यूजीज़ हैं वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एंटर करना स्टार्ट करते हैं। अब आप बोलोगे सर बॉर्डर तो होगा ना, कैसे एंटर कर जाएंगे? तो इन राज्यों की जो सीमा है जो म्यांमार से लगती है वहाँ पर पहाड़ है, हिली टेरेन है, और यहाँ पर क्योंकि ऐसे लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं जो बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं, इसलिए ऐतिहासिक रूप से लोग आ जा सकते थे बॉर्डर के आसपास। और भारत और म्यांमार के बीच में एक नियम था जिसे कहते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम। इसके तहत जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से ही भारत को पता था और म्यांमार को भी पता था कि यहाँ जो लोग हैं वो सीमा के दोनों आसपास रहते हैं, तो इनकी मूवमेंट को फ्री रखते हैं। अगर हर बार वीज़ा पासपोर्ट लगाने की बात करेंगे तो ये तो विद्रोह कर देंगे। तो पहले फ्री मूवमेंट रिजीम था यहाँ 40 किलोमीटर तक, और बाद में उसे घटा के हाल के समय तक 16 किलोमीटर का रखा गया था कि आप बिना वीज़ा या बिना पासपोर्ट के अगर इस रीजन में रहते हैं तो 16 किलोमीटर इस साइड, 16 किलोमीटर इस साइड का व्यक्ति इस साइड जा सकता है अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये फ्री मूवमेंट रिजीम था जिससे कि भारत म्यांमार के साथ रिश्ते भी बेहतर कर पा रहा था, और हमारी कोशिश थी कि और रिश्ते सुधरेंगे, और हमारी उनकी मिलिट्री के साथ अच्छी दोस्ती भी हो रही थी। लेकिन जैसे ही म्यांमार में ये सिविल वॉर स्टार्ट हुआ उनकी हुंता और अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच में,
उसके बाद 1 लाख से भी ज़्यादा रेफ्यूजी एंटर कर गए इंडिया के राज्यों में। अब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, खासतौर पे मणिपुर में, जहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दो बेसिक ग्रुप्स के बीच में, एक है मीतीज और कुकीज़। इनके बीच में ऑलरेडी बहुत बड़ा विध्वंस यहाँ मचा हुआ है, इनके बीच में एक जंग की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर अचानक से म्यांमार से बहुत से रिफ्यूजीज आना स्टार्ट होते हैं। जब इन रिफ्यूजीज़ की एंट्री यहाँ पर होना स्टार्ट होती है तो मीतीज और कुकीज़ के बीच का जो बैलेंस था वो भी बिगड़ा। और भी कई कारण थे, पर प्रमुख रूप से ये भी एक फैक्टर बन गया कि जो म्यांमार में प्रॉब्लम थी उसकी वजह से रिफ्यूजी आने लग गए। तो मीतीज और जो कुकीज़ हैं इनका बैलेंस बिगड़ा। और प्लस म्यांमार के आसपास इतनी सारी जब आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई हैं, इतने सारे लड़ाके खड़े हो गए, तो यहाँ पर हथियार भी इनके पास बहुत सारे थे। तो हथियार यहाँ से निकल के धीरे धीरे इंडिया के आसपास में जो ग्रुप्स एंटर कर रहे थे उनको भी मिलने शुरू हुए। तो यहाँ पर वायलेंस इसलिए और बढ़ता हुआ दिखा। तो म्यांमार में जो समस्या थी वो कैरी फॉरवर्ड करके इंडिया में एंटर कर गई। इस पूरे आर्टिकल में प्राइमरली इसी बात को डिस्कस किया गया। अब जो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार के साथ लग रही है। म्यांमार के अलग अलग राज्यों में जो डिस्प्यूट है वो कैसे भारत में स्पिल कर रहा है, यानी वहाँ से निकल के भारत तक पहुँच रहा है, इसकी पूरी कहानी है। कि हमने अक्सर देखा था इंसर्जेंसी रही है जो थोड़ी कंट्रोल हुई, किस वजह से? क्योंकि म्यांमार में थोड़ी स्टेबिलिटी थी, हमारे संबंध बेहतर हुए, तो उसके बाद हमने यहाँ पर काफ़ी सारा डेवलपमेंट का काम किया। पर मणिपुर में अचानक जो स्थिति बदली है, अगर आप 2021 की बात करोगे जब म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ था, वहाँ की मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया था, तब से चीज़ें बदलती दिख रही हैं। कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो आपको पता होना चाहिए। एक, इन्होंने बोला कि पहले पीपल डिफेंस फोर्सेस बनी थी, यानी जो सिविल डिसोबीडियंस का इस्तेमाल करके, असहयोग आंदोलन का इस्तेमाल करके आर्मी का विरोध कर रहे थे। जब वो नहीं हुआ तो फिर वहाँ पर एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गई। इसे EAO इन्होंने जिक्र किया, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग एथनिक ग्रुप्स ने अपनी एक मिलिट्री खड़ी करनी स्टार्ट कर दी। और लड़ किससे रहे थे ये? म्यांमार की मिलिट्री तत्मदाव से। तत्मदाव या युनता जिसे हम कहते हैं, वो एक ही इनकी मिलिट्री को कहती हैं। तो ये लड़ाई पूरे म्यांमार में फैल चुकी है, अलग अलग राज्यों में। तो जो भी इलाके बॉर्डर शेयर करते हैं इनके साथ, वहाँ पर विवाद बढ़ता दिख रहा है। भारत के आसपास अगर आप देखो जो बाउंड्री शेयर करता है इलाका म्यांमार के साथ, तो मुख्य रूप से 3 राज्य हैं। नीचे है शिन, काचिन, और ऊपर का इलाका है सगैंग। यहाँ वाला इलाका है, इसे कहते हैं सगाइंग का रीजन। नीचे आपको शिन का प्रोविंस है, शिन और कचिन। ये तीनों राज्य हैं जो भारत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और इन तीनों राज्यों में एक काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, सागिंग में अलग ग्रुप है, ये कई सारे ग्रुप यहाँ पर लड़ रहे हैं। और इनकी लड़ाई की वजह से हमारे देश में जो मीजू और कुकी और मीतीस का जो बैलेंस है वो बिगड़ता दिख रहा है। इसकी वजह से हमें पहले MFR, जो हमारा फ्री मूवमेंट रिजीम था, जो 16 किलोमीटर तक का था फ्री मूवमेंट का, उसको हमें बंद करना पड़ा। और हमने कहा कि भाई हम बॉर्डर पे फेंसिंग करेंगे ताकि ये जो रिफ्यूजीज घुस रहे हैं और ये जो अचानक से इंसर्जेंट ग्रुप्स को हथियार मिल रहे हैं, इसको रोका जा सके। प्लस एक और कमाल की बात है कि अगर आप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की बात करो तो नॉर्थ ईस्ट के पास जो यहाँ 3 राज्य हैं, म्यांमार, थाईलैंड, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर थाईलैंड है। तो म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया, लाओस में एक ट्राइंगल बनता है, इसे कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल। यानी दुनिया में जब अफीम का उत्पादन होता है ना, इलीगल अफीम का, उनमें एक बड़ा जो ग्रोथ है वो यहाँ से होती है। वहाँ पर अफीम बोया जाता है जो फिर पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। वहाँ से हीरोइन और अलग अलग एडिक्टिव मटेरियल बना के। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है जिसे गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं। तो भारत की सिक्योरिटी के अलावा भारत के लोगों में जो एडिक्शन की प्रॉब्लम वो भी बढ़ रही थी। तो इसलिए म्यांमार में स्टेबिलिटी होना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन इनस्टेबिलिटी की वजह से जो यहाँ के एथनिक ग्रुप्स हैं वो अफीम बेच के भी पैसा कमा रहे हैं, स्मगलिंग करके वहाँ से। तो इसलिए भारत ने पहले फ्री मूवमेंट रिजीम को बंद कर दिया ताकि लोग ना आए और उसके साथ जो ऐसी चीज़ें हैं वो एंटर ना कर सके। लेकिन उसके बावजूद दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ समय में हमने म्यांमार के साथ संबंध सुधारने के लिए कई कदम उठाए थे। जैसे हमने बॉर्डर हार्ट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था ताकि जो आम लोग हैं आसपास के वो बेहतर तरीके से आ जा सके, उनके जीवन में इकोनॉमिक रिलेशन बेहतर हो और वो अच्छी तरह से जी पाए जीवन। लेकिन अब वो भी बंद करने पड़ रहे हैं। उनमें भी एक युद्ध की स्थिति सी आ चुकी है उस इलाके में, तो बंद करने पड़ रहे हैं। मोरे जो इम्पोर्टेंट शहर है जहाँ से हमने एक इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे तक बनाने की बात की थी, जो यहाँ देखिए मोरे, यहाँ से आप म्यांमार से आप होते हुए थाईलैंड तक जा सकते हो। लेकिन अब ये इलाका ऐसा है जहाँ इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि ये भी इलाका अब दिक्कतें झेल रहा है वायलेंस की वजह से। तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम म्यांमार के थ्रू एक कॉरिडोर डेवलप करके ट्रेड बढ़ाएंगे, चीज़ें डेवलप करेंगे। यहाँ पर एक सितवे पोर्ट है, हमने सितवे पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट की थी ताकि हम सितवे पोर्ट में, और यहाँ पर एक कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, इसका इस्तेमाल कर रहे थे कि यहाँ से हम म्यांमार के लिए एक नया रास्ता भी बनाएंगे। म्यांमार से होते हुए हम मिजोरम तक जाएंगे। लेकिन वो सारी बातें धरी की धरी रह गई क्योंकि म्यांमार में इतना वायलेंस हुआ है जिसकी वजह से हमें
खुद अपना बॉर्डर बंद करना पड़ रहा है, फेंसिंग करनी पड़ रही है, और इससे हमारे रिश्ते थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं म्यांमार के साथ। पर मजबूरी है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसकी वजह से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए हमारा जो विजन था इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे का, वो भी बैक सीट पे चला गया। उस पर हमें, उसको हम तो यहाँ तक करना चाह रहे थे कि थाईलैंड से आगे ले जाकर इसको वियतनाम तक लेके जाएंगे, लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा है। हम यहाँ पर एक पोर्ट पे काम कर रहे थे सितवे के ऊपर, ताकि हम कलकत्ता से सितवे तक आएंगे और सितवे से कालादान रिवर के थ्रू हम मिजोरम तक पहुँच जाएंगे। तो इसे कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट कहते थे, ताकि हम मिजोरम तक और कनेक्टिविटी बढ़ा पाएँ, लेकिन वो भी अब आगे बढ़ता नहीं दिख रहा है। और इन चक्करों की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। फिर एक रिफ्यूजी क्राइसिस अलग हो गई है, इतने 1 लाख से भी ज़्यादा रिफ्यूजी इंडिया में एंटर कर चुके हैं, जिससे यहाँ की बैलेंस को बिगड़ता हम देख रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है भारत के लिए, लेकिन ये मुद्दा केवल भारत के लिए नहीं है, कुछ ऐसा ही चाइना भी झेल रहा है। चाइना म्यांमार बॉर्डर के ऊपर वो जो इलाका है वहाँ पर भी कई ग्रुप एक्टिव हैं। अब इस चीज़ को देखते हुए चाइना ने भी यहाँ पर फेंसिंग स्टार्ट कर दी है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इतने सारे जो एथनिक आर्म्ड ग्रुप बनने लग गए, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गई, काचिन आर्मी, अराकन आर्मी, इनको फायर आर्म्स मिलते कैसे हैं, कहाँ से लाते हैं हथियार? तो देखिए, फायर आर्म्स और पैसा जो उनको मिलता है वो कभी कभी अफीम को बेचकर, इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर और कुछ यहाँ पर ऑयल गैस भी है तो उसको बेचकर भी वो कुछ अपने लिए पैसे जमा कर लेते हैं। और हथियार का सप्लायर कौन है मेजर? तो वो चाइना है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के आसपास दोनों साइड ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, तो जो वहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप है यानी विद्रोही ग्रुप जो है, वो इसी का फ़ायदा उठा के हथियार ले लेते हैं उनसे, जिसका फ़ायदा वो इंडिया के ऊपर अटैक करने में या जो इंस्टेबिलिटी फैलाने में करते हैं। तो इसलिए हमें इसे रोकना पड़ेगा। अगर वहाँ बैलेंस नहीं बना और बॉर्डर पे लगातार इस चीज़ें होती रही तो हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बना ही रहेगा हमेशा के लिए। तो इस आर्टिकल में जो हमें प्रोमिनेंट चीज़ें सीखने को मिली वो ये है कि कैसे हमारे लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप होना म्यांमार के साथ बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा नॉर्थ ईस्ट सिक्योर हो सके। तो इस रीजन को अगर आप सिक्योर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए। ये रीजन अगर स्टेबल नहीं हुआ तो आपके नॉर्थ ईस्ट में दिक्कतें बढ़ती ही रहेंगी। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम भी, जैसे चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो यहाँ के एथनिक ग्रुप हैं इनको भी पैसे देता है, इनकी मिलिट्री को भी पैसे देता है, जो मिलिट्री से लड़ रहे हैं उनको भी पैसे देता है, ताकि एक बैलेंस बना रह सके। और चाइना ने क्या किया, यहाँ से एक खाओप्यू नाम का एक पोर्ट है, वहाँ से अपने कुनमिंग तक एक पाइपलाइन बना रखी है, कॉरिडोर बना रखा है। तो भारत को भी कोशिश करनी पड़ेगी कि एक बैलेंस बना के रखे और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ में मेन रोल निभाए, पर अपने रिश्तों को और गाढ़ा और बेहतर करे इस रीजन में। लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि अगर आप इस मैप को गौर से देखो तो नॉर्थ ईस्ट के आसपास जितने राज्य हैं, जितने देश हैं, बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी छाई हुई है। शेख हसीना के जाने के बाद म्यांमार में अलग विवाद चल रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो राज्य और वहाँ जो इंस्टेबिलिटी है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए और हम पहले की तरह यहाँ पर हिंसा सभी राज्यों में ना फैल जाए। तो इसलिए हमें अपने एक्सटर्नल इकोनॉमिक रिलेशंस को ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम बाकी जो नेबर्स हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करें, इवन चाइना के साथ कोलैबोरेट करें, ताकि म्यांमार में स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि उनको भी नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश में भी अनसर्टिनिटी है, सिविल वार म्यांमार में चल रही है। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम ये भी देखें कि नॉर्थ ईस्ट का जो हम कोशिश कर रहे थे, हमारा सपना था कि नॉर्थ ईस्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम इसको जोड़ेंगे, इस इलाके को, नॉर्थ ईस्ट के इस पूरे इलाके को हम ट्रेड वाइज पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़ेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इनके बीच में व्यापार होगा, लेकिन अब वो हो नहीं पा रहा है। तो हमें यहाँ भी इंश्योर करना पड़ेगा कि और तरीकों के थ्रू इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सके जो यहाँ पर मुद्दे हैं। तो ये था आर्टिकल। आई होप आपको पता लग गया होगा किन राज्यों की सीमाएं लगती है म्यांमार के साथ, म्यांमार का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या दिक्कतें हैं और क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए। अगला आर्टिकल बात करता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के बारे में। देखिए, हाल में क्या हुआ, 2 कोर्ट केसेस आए जहां पर एक केस में कोर्ट ने जजमेंट दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, यानी उम्र कैद, और दूसरे में कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा सुनाई। तो आखिर क्यों ये इनइक्वालिटी है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, वो समझते हैं। तो पेपर 2 के लिहाज से जुडिशरी की वर्किंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 2 जो केस हैं, एक तो जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था वो केस था कोलकाता का आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो रेप और मर्डर हुआ था, उसके बारे में बात हो रही है, जहाँ पे संजय राय को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। जबकि एक दूसरा केस है केरला का, जहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट दी गई और बोला गया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है। तो अब सवाल ये बनता है कि कैसे डिसाइड होता है कोई केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है या नहीं, कौन डिसाइड करता है, क्या डॉक्ट्रिन है और किन जजमेंट्स ने ये बताया हमें कि क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, आखिर ये चीज़ क्या है। तो 2 जो केस हैं, एक तो आरजे कार का जो केस था मेडिकल कॉलेज वाला, वो कलकत्ता का है, जहाँ पर जिस व्यक्ति आरोपी को सज़ा देनी थी उसको कैपिटल पनिशमेंट ना देके उसको उम्र कैद दी गई।
लेकिन जो केरला में हुआ वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर एक शैरोन राज करके व्यक्ति थे, इनको इनकी पार्टनर ने, ग्रीष्मा ने, जहर देकर मार डाला। आयुर्वेदिक वो दवा जो लेते थे उनमें वो जहर मिला के उनको दे दिया और 11 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई मल्टी ऑर्गन फेलियर से। तो वहाँ की जो सेशन कोर्ट है इसने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसलिए हम यहाँ पर एक मौत की सज़ा सुनाते हैं। अब सवाल ये है कि आपके मन में भी उठना चाहिए कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस की शुरुआत होती कहाँ से है। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ज़रा उस पर फोकस करिए। भारत में शुरुआत से प्रावधान है कि हाँ फांसी की सज़ा दी जाती है भारत में। तो 1972 में पहली बार ऐसा होता है जब किसी, जो ये एक डेथ पेनल्टी है, इसके खिलाफ कोई अपील करता है कोर्ट में, तो वो इंपॉर्टेंट केस बनता है जो है जगमोहन केस। यहाँ पर पहली बार जो पिटिशनर है वो कहते हैं कि आप मौत की सज़ा क्यों दे रहे हैं, सबको तो नहीं देते इस क्राइम के लिए, इस व्यक्ति को ही मौत की सज़ा क्यों दी जा रही है। तो उन्होंने कहा था जो डेथ पेनल्टी है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डेथ पेनल्टी के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर उन्होंने सवाल उठाए थे और कहा था फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ये जा रहा है, इक्वालिटी भी नहीं है, राइट टू लाइफ का भी उल्लंघन है ये। लेकिन जजेस ने कहा था ऐसा नहीं है, जब सज़ा सुनाई जाती है किसी को डेथ की तो उसके लिए कई फैक्टर्स को देखा जाता है, उसके हिसाब से ही मौत की सज़ा सुनाई जाती है। तो उन्होंने इनकी जो दलील थी उसको खारिज कर दिया था। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रही है या पावर को अपने हाथों में ले रही है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो जो उनका आर्ग्यूमेंट था कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो जगमोहन केस हो गया। लेकिन फिर चीज़ें सामने कब आई, कब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का जिक्र आता है, तो वो होता है बच्चन सिंह केस। अब बच्चन सिंह केस पंजाब में ये केस हुआ था जहाँ पर पहली बार आप जिक्र सुनते हो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का, जहाँ पर एक 5 जजेस की बेंच थी जिन्होंने कहा था कि केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, जब बहुत ही हीनियस क्राइम है, एक्सेप्शनल कुछ क्राइम हो रहा है, तब जाकर आप कैपिटल पनिशमेंट दोगे, तब आप फांसी की सज़ा सुनाओगे, अदरवाइज नहीं सुनाओगे। ये तब किया जाएगा जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा। लेकिन उन्होंने डिफाइन नहीं किया रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या होता है। इसको डिफाइन कब किया गया, इसको डिफाइन किया गया एक और केस था मछली सिंह का। तो जो बच्चन सिंह केस था वहाँ पर यह जिक्र आता है पहली बार रेयर ऑफ रेयर केस में ही फांसी दी जाएगी। बच्चन सिंह के बाद मच्छी सिंह केस में बोला जाता है कि भाई क्या होता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो वहाँ कोर्ट ने डिफाइन किया कि क्राइटेरिया है जिसको मीट करना पड़ेगा। क्या क्राइटेरिया है कि पहली बात, मर्डर अगर किया जा रहा है, मान लो किसी ने गलती से किसी का मर्डर कर दिया या झगड़ा हो गया, गुस्से में मर्डर कर दिया, और एक होता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर, आपने महीनों हफ्तों तक प्लानिंग करके किसी को मारा है। तो वो एक तरीके का फर्क है ना, कैसे आपने कमिट किया मर्डर, किस तरह से कमिट किया। तो एक तो मैनर ऑफ कमिटिंग मर्डर, अगर वो एक्सट्रीमली ब्रूटल है और बहुत ही घिनौने तरीके से किया गया है जिससे कि समाज और पूरी दुनिया को एक तरह से घिन आ जाए उस कृत्य से, तो वहाँ पर मैनर ऑफ कमिटिंग मर्डर भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा, मोटिव क्या है, क्या आपका ये मोटिव है जिसके तहत कोई किसी की आप पर्सनल दुश्मनी या कोई महिला है इसलिए आप ऐसा क्राइम कर रहे हो। एक मामला ये भी कि कोई सामाजिक रूप से कितना एबोरेंट क्राइम है, ये हीनियस क्राइम कितना बड़ा है। और एक चीज़ और होती है कि जो ऑफेंडर है उसकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या वो केवल इसीलिए लोगों को मार रहा है क्योंकि हेल्पलेस व्यक्ति है उसको मारा जा रहा है। यानी आप ऐसे क्राइम कर रहे हो जो आमतौर पर नहीं किए जाते और जो समाज में एक बहुत दुष्प्रभाव छोड़ते हैं, जो बहुत घृणात्मक क्राइम है, उन्हें आप कहते हो कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हैं। तो इन केसेस में आप कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा दी जाती है कोर्ट के द्वारा। तो मैंने कुछ केसेस का नाम लिया। पहला था जगमोहन केस, बच्चन सिंह जहाँ पर पहली बार जिक्र आता है, ठीक है। और तीसरा मच्छी सिंह में पहली बार ये डिफाइन किया जाता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या होता है। तीनों केसेस याद रखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ये डिफाइन किया गया उसके बावजूद एक कॉन्सेप्ट था कि जब भी कोई व्यक्ति उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, मान लो कोई व्यक्ति जिसको ऑलरेडी किसी क्राइम के लिए, जो बहुत बड़ा क्राइम किया, मर्डर किया है, वो उम्र कैद काट रहा है और उम्र कैद काटते वक्त ही उनको पैरोल पे छुट्टी मिली या किसी और कारण से वो बाहर निकले और उन्होंने वहीं पर एक और व्यक्ति की हत्या कर दी, तो ऐसे सिनेरियो में सिस्टम था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधा अगली बार आपको मौत की सज़ा दी जाएगी। लेकिन एक और केस हुआ 1983 में जहाँ पर मीठू सिंह केस था। मीठू सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस झेल रहा है, उनको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, उसके बाद किसी ने मर्डर कर दिया तो मौत की सज़ा ही सुनाई जाएगी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। और उन्होंने कहा अगर ऐसा होगा तो आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन है ये, क्योंकि कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट झेल रहा है या मान लो किसी को उम्र कैद दी गई है सज़ा और उसने किसी का मर्डर कर दिया तो आप उसको मौत की सज़ा सुना दोगे। लेकिन कोई और व्यक्ति अगर किसी का मर्डर करता है उसको मौत की सज़ा नहीं सुनाओगे, तो इनइक्वालिटी हो जाती है, ठीक है। तो आप कहोगे यार पहले तो आप दे रहे हो कुछ को सज़ा, कुछ को नहीं दे रहे हो मौत की सज़ा, ऑलरेडी ये डिस्प्यूट है। तो थोड़ा सा इसको समझो।
रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जो आया था, वहाँ आप सोशल और उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर होता है, अगर बहुत घृणात्मक कुछ काम है, वो ऐसा केस है जो रेयर ऑफ रेयर होता है, इतना घिनौना काम है कि उसके लिए मौत की सज़ा देनी ही चाहिए। उन केसेस में ही आप कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हो। और यहाँ तक मच्छी सिंह में आपने बता दिया कि किन किन पैरामीटर्स पे ये दिया जा सकता है। लेकिन अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सालों बाद ही दोबारा मीठू सिंह केस में एक अलग सिस्टम के थ्रू बोला कि नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो उम्र कैद की सज़ा में है वो किसी का मर्डर दे तो उसको ही कैपिटल पनिशमेंट हो जाएगी। वो एक अलग प्रावधान आ गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये नहीं बोला कि क्या और क्या नहीं है डिफाइंड एज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। यानी उन्होंने कुछ प्रावधान तो बता दिए कि भाई कुछ ऐसा हीनियस हो रहा है तो उसको आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर में मान सकते हो, पर कई तरह के क्राइम्स हो सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस तरह का क्राइम आप करोगे तो ही आपको मौत की सजा देगी। तो अभी भी ये ओपन बॉक्स है एक तरह का। इसलिए 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कि भाई आप बताइए, एक मीनिंगफुल रियल इफेक्टिव हियरिंग बताओ कि कब मौत की सज़ा दी जा सकती है, तो किन सर्कमस्टांसेस को आप बदल सकते हो, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, ताकि एक यूनिफॉर्म अप्रोच बनाई जा सके, ताकि एक कम से कम एक प्रोसीजर बना सके जो सेम हो, सिमिलर हो, जिससे कि इन केसेस के बारे में जहां मौत की सज़ा किसी को सुनाई जा रही है उसके बारे में आप एक यूनिफॉर्मिटी ला सकें। अभी जो एक आर्बिट्रीनेस है कि किसको हो रही है किसी को नहीं हो रही, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या है वो भी कोर्ट डिसाइड करती है। कुछ चीज़ें आपको लग सकता है कि हीनियस है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, कोर्ट को लग सकता है कि वो नहीं है, तो यहाँ जजमेंट वाली बात आ जाती है। तो इस चीज़ को लेकर विवाद है और इसमें हमें ज़रूरत है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व किया जाए, कॉन्ट्रोवर्सी को रिजॉल्व किया जाए और एक फ्रेमवर्क बनाया जाए। अभी तक जो फ्रेमवर्क है वो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो डेफिनेशन है वो अभी तक डिफाइन नहीं है और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक जुडिशियल डिस्क्रिशन है कि कोर्ट डिसाइड कर ले कि भाई क्या क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, जिसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। यही इस आर्टिकल का सार था। तो 4 इंपॉर्टेंट केस जो थे उसके बारे में हमने जाना। रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन कहाँ से आया, कब डिफाइन हुआ और क्यों अभी तक ढंग से डिफाइन नहीं है ये। तो ये बातें थी इस आर्टिकल में। अगले आर्टिकल की बात करते हैं जो बात करता है कतर के बारे में। अब पहली बात, कतर कहाँ लोकेटेड है। अगर आप मैप को देखो तो यहाँ एक छोटा सा आइलैंड है कतर, सऊदी अरबिया से बिल्कुल ऊपर जुड़ा हुआ ये है कतर। अब कतर एक ऐसी कंट्री है जिसकी एक खास बात है, कतर इज़ लाइक एक ऐसा दोस्त जिसकी सबसे दोस्ती है, आपसे ही नहीं। तो कतर एक मीडिएटर की तरह काम करता है ग्लोबल अफेयर्स में। कतर के रिश्ते ईरान के साथ भी अच्छे हैं, सऊदी अरबिया के साथ भी अच्छे हैं। यानी असल में ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ईरान और सऊदी अरब, क्योंकि ये अपने आप को सुन्नी वर्ल्ड का लीडर मानते हैं, ये अपने आप को शिया वर्ल्ड का लीडर मानते हैं और लीडर हैं भी एक तरह से। दोनों के बीच में डिस्प्यूट है बहुत बड़ा। लेकिन कतर एक ऐसा देश है जो दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखता है। कतर एक ऐसा देश है जिसमें तालिबान का भी ऑफिस है। कतर एक ऐसा देश है जहाँ पर अमेरिका की मिलिट्री भी है, एयरफोर्स भी है, यहाँ पर उनकी बेस भी है, लेकिन फिर भी तालिबान का ऑफिस यहाँ पे अलाउड है। तो ये वजह से कतर एक यूनिक कंट्री है। तो इसकी यूनिकनेस क्या है, इट इज़ लाइक अ बैलेंसर। ये सबके बीच में बैलेंस करने में बहुत माहिर देश है। और जब भी आप डिप्लोमेसी की बात करते हो तो कतर का एग्जाम्पल दिया जाता है कि कैसे कतर अपने आप को डिप्लोमेटिकली हैंडल करता है, कि जहाँ आप अमेरिका के मित्र होते हुए भी तालिबान को ऑफिस खोलने का मौका देते हो। तो ये एक ऐसा देश बन चुका है जो अभी मान लो सीरिया में एक बवाल मचा हुआ था जहाँ असद यहाँ से भाग के रशिया चले गए। अब यहाँ सीरिया में जो गवर्नमेंट बदली है उनका भी ऑफिस एक कतर में खुला हुआ है। तो कतर ग्लोबल स्टेज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीडिएटर का। तो इसीलिए जब उनके अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी इंडिया के विजिट करते हैं तो ये दिखाता है कितने डीप टाइज हैं दोनों देशों के बीच में। हालांकि हम दोनों हर जगह एग्री नहीं करते, हम दोनों मतलब इंडिया और कतर, लेकिन कतर एक बहुत ज़्यादा कनेक्टेड वर्ल्ड पावर है। और कतर की खास बात है कि वहाँ पर एक बड़ा सेक्टर है जो इंडियन लोगों का है। कतर में इंडियन डायस्पोरा एक बड़ा वर्ग है, जो वहाँ बहुत से लोग इंडिया के काम करने जाते हैं। और इवेंचुअली इंडिया के साथ कतर, इंडिया की जब मैं बात करूँ तो इनके संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा एक मेजर जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सप्लायर है वो कतर है। मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में जो LNG आती है वो कतर से आती है। इसके अलावा कतर के साथ हमारा लगभग $15 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होता है साल का द्विपक्षीय व्यापार। इसके अलावा हाल में ही $10 बिलियन कमिट किए हैं कतर ने कि वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा। इतना ही नहीं, कतर के साथ हम और भी कई लेवल पे कोऑपरेट कर रहे हैं जिससे हमारे साथ उनकी और इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ सके। तो अब हम अपने रिश्तों को एनर्जी के संबंधों से, यानी केवल तेल खरीदना है, गैस खरीदना है, इससे आगे ले जाकर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की ओर ले जा रहे हैं। तो इस वजह से कतर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कतर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जहां आप डायरेक्टली एंगेज नहीं कर सकते वहां
एक डिप्लोमेसी में एक शब्द होता है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमी, देयर आर ओनली इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट किसी के साथ मैच कर रहा है तो आपका दोस्त है, कल इंटरेस्ट मैच नहीं करेगा तो आपका दुश्मन है। इसलिए कभी भी सारे ब्रिजेस नहीं जलाए जाते, हमेशा कुछ ना कुछ रिश्ते ढूंढे जाते हैं जिनके थ्रू आप इनडायरेक्टली कनेक्ट कर सको। तो अभी जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ चुकी है, अब हमें पता है तालिबान वहां पर कंट्रोल करके ही रहेगा, और भारत तालिबान को मानता नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हमने वहाँ पर $3 बिलियन अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रखे हैं, हमारे लिए अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ रिश्ते कैसे बनाए जाएंगे भाई, कहीं से तो कनेक्शन बनाओगे। तो उस लिहाज से भी कतर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमारे लिए एक मीडिएटर का काम कर सकता है। जैसे मैंने बोला, एक गल्फ की पावर है, जियो स्ट्रेटेजिक रोल इसका बहुत बड़ा है। 45% इंडिया का जो LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ही प्रोवाइड करता है। 15 बिलियन बायलैटरल ट्रेड है दोनों के बीच में। यहाँ पर US की मिलिट्री बेस है, UK ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स भी है, लेकिन हमास और तालिबान का भी ऑफिस है। तो ये अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स को भी अपने देश में ऑफिस खोलने देता है। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बंदूक लेके उतर जाता है, यहाँ प्रॉपर जैसे कॉर्पोरेट सेटअप में वो बैठे रहते हैं ऑफिस खोल के अपना, ताकि डिप्लोमेसी हो सके, एंगेजमेंट हो सके। तो तालिबान के साथ जो अब एंगेजमेंट भारत थोड़ा बढ़ा रही है, वहाँ पर कतर के साथ, कतर एक तरह का मीडिएटर का काम वहाँ करने वाली है। जो तालिबान का कंट्रोल आया भी था अफगानिस्तान के ऊपर, तो उनका ऑफिस कहाँ, दोहा में ही था। दोहा इज राजधानी ऑफ कतर, वहाँ पर उनका ऑफिस हमेशा से खुला रहा था। उनके थ्रू ही नेगोशिएशन हुई थी अमेरिका और तालिबान के बीच में। तो इसलिए अब धीरे धीरे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें हम और कतर के करीब आते दिख रहे हैं। कतर एक बात में और मुद्दा गर्म था, जब कतर में इंडिया के 8 नेवल ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई दी जा रही थी, लेकिन बाद में नेगोशिएशन करके वो माफ़ कर दिया गया था। तो धीरे धीरे हमारी पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है, और अब ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बन चुके हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रिलेशंस हम कतर के साथ डेवलप कर रहे हैं। ऑलरेडी कतर जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर है, हम उनके साथ दोस्ती रखते हैं। दोनों के बीच में एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी हुआ है, यानी एक कंपनी जो भारत में काम करती है, कोई व्यक्ति यहाँ काम करता है फिर कतर में रहता है, वो तो वो 2 जगह टैक्स नहीं देगा, वो एक ही जगह टैक्स देगा। तो इसलिए डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी की गई है। स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स में हमने इनके साथ MOU साइन किए। 10 बिलियन जो मैंने बोला इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट की बात की गई है। तो ये दिखा रहा है कि कैसे जो जियो पॉलिटिक्स है वो इनको करीब ला रही है। ठीक है, अभी मिडल ईस्ट में बहुत विवाद है, सीरिया में तख्ता पलट हुआ है, गाजा इजराइल में युद्ध चल रहा है, तो रिश्ते काफ़ी तनातनी वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद नहीं पता आगे क्या होगा। इन सिनेरियोज में बहुत ज़रूरी है कि जो इस रीजन में भारत अपना जितना बैलेंस बना सकता है बना के रखे, और उसके लिए कतर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो सकती है। और इसीलिए ये रिश्ते अब थोड़े और करीब होते दिख रहे हैं। और इसीलिए हमने बोला है कि इजराइल हमास इशू पर भी दोनों ने कहा है कि हम एक पोजीशन रखते हैं, लेकिन क्या पोजीशन रखते हैं वो बताया नहीं। स्टेटमेंट में ये बोला कि हाँ हमारा एक पोजीशन है, पर क्या पोजीशन है वो नहीं बताया गया। तो ये दिखाता है कि यहाँ दोनों के पास एक ऑप्शन है जहाँ वो अपनी दूरियों को और घटा सकते हैं, कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। बाकी कई मुद्दे जहाँ फंसे हुए हैं ये, वहाँ पर ये बेहतर नेगोशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इंडिया में एक ऑफिस खोलेगी। ठीक है, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इंडिया में एक ऑफिस खोलेगी। QIA 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में। कतर में UPI एक्टिव हो जाएगा पूरे देश भर में। ठीक, आपको ट्रेड पता ही है 15 बिलियन है। LNG का मेजॉरिटी सप्लायर भी कतर ही है। हम यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप डेवलप करने की बात कर रहे हैं, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है जिसके थ्रू निवेश होता है उसको रीनेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले बात कि विच आर द कंट्री सराउंडिंग कतर। तो असल में कतर की लैंड बाउंड्री केवल एक ही देश से लगती है, वह है सऊदी अरेबिया, और इसके पास में एक छोटी सी यहाँ पर एक और आइलैंड है बहरीन, इधर UAE है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है रशिया और अमेरिका के संबंधों के बारे में, जहाँ पर रशिया रीसेट की बात की जा रही है। क्या कहानी है, अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बने, कई लोगों को लगा था कि अब तो कुछ होगा, और वैसा ही कुछ होता दिख रहा है। जब तक बाइडेन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब तक अमेरिका ने लगातार यूक्रेन को एड प्रोवाइड की, लगातार उनको सपोर्ट किया, पैसा दिया, सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं, इन्होंने कहा भाई हम कोई गारंटी नहीं दे रहे एड की, क्या आपको मिलेगा, हम कोई गारंटी नहीं दे रहे आपको मिलिट्री सपोर्ट का। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पुतिन के साथ मिलेंगे और कोशिश करेंगे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। और पहली बार एक जगह ये लोग अब मिले हैं लगभग 2 सालों बाद। कहाँ पर, तो US ऑफिशियल और रशियन ऑफिशियल रियाद में, यानी सऊदी अरब में मिले हैं, और सऊदी अरब में मिल के
इन लोगों ने बात करनी स्टार्ट की। इसका मतलब पहली बार रशिया अमेरिका के संबंधों में एक रीसेट देखा गया, वो दोबारा कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव ये मिले हैं, और ये दो बहुत बड़े ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां शायद अब रशिया अमेरिका संबंध करीब आते दिखेंगे। व्लादिमीर पुतिन से मिले और बोला, उन्होंने जब ट्रंप जीते तो उन्होंने कहा कि वो पुतिन से मिलना भी प्रेफर करेंगे, वो चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो जाए। तो इनका आना, डोनाल्ड ट्रंप का आना और अमेरिका की पॉलिसी का बदलाव हमें दिखाता है कि कैसे अब चीज़ें बदल रही हैं। अभी तक अमेरिका ने मिलिट्री फाइनेंशियली बहुत पैसा दिया यूक्रेन को, जिसकी वजह से यूक्रेन इस कॉन्फ्लिक्ट में खड़ा रह पाया था। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद अचानक से यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए थे रशिया के ऊपर, क्योंकि उनको पता था कि पता नहीं आगे हथियार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बाइडेन की पॉलिसी अब बदलती दिख रही है, और शायद ट्रंप अपना फोकस अब रशिया के ऊपर रखने के बजाय चाइना के ऊपर करेंगे, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि चाइना बड़ा थ्रेट है कंपेयर टू रशिया, और पुतिन के साथ थोड़े संबंध अच्छे भी हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो अब शायद रशिया दोबारा फोकस करेगा कि संबंध शायद बेटर हो अमेरिका के साथ, और अमेरिका अपना मेन दुश्मन नंबर 1 का पोजीशन अब चाइना को दे रहा है, जहां ट्रेड वॉर ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। चाइना से आने वाले सामानों के ऊपर टैरिफ बढ़ाया जा चुका है ट्रंप के द्वारा। ट्रंप ने कई सारी स्टेटमेंट ऑलरेडी दी हैं। तो यहाँ अब डोनाल्ड ट्रंप रशिया के साथ स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक फ़र्क है कि ट्रंप कैसे रशिया को देखते हैं। देखो, जो नॉर्मल अमेरिकन लीडर्स हैं वो रशिया को देखते हैं यूएसएसआर की तरह। यूएसएसआर आज से 50 साल पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, 60-70 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई थी, दुनिया 2 धड़ों में बंट चुकी थी। एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। और 1991 में इसके विघटन के बाद फिर रशिया बना था, और कई और देश टूट के बने थे, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। पहले ये सारे के सारे सब यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, यूक्रेन भी इसी का पार्ट था। तो जितने भी यूएसए के लीडर्स हैं मेजरली वो सब देखते हैं रशिया को कि भाई ये हमारा दुश्मन नंबर 1 है, क्योंकि 50 सालों तक यूएसएसआर लगातार टक्कर देता रहा यूएसए को। ये एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री है, दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट दुनिया भर में होते थे। लेकिन अब रशिया यूएसएसआर की तुलना में बहुत छोटा और इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर देश है। मिलिट्री पावर अभी तक इसके पास है, पर ये कमज़ोर हो चुका है। और असल में अब अमेरिका को कोई चैलेंज कर सकता है इकोनॉमिकली, इंस्टीट्यूशनली, तो वो चाइना है। और ट्रंप देखते हैं कि भाई हमारा मेन फोकस चाइना पर होना चाहिए, और रशिया को वो सोवियत यूनियन की तरह नहीं देखते, ठीक है। और इसी वजह से अब जो है ऐसा माना जा रहा है कि इस वॉर में कुछ और होता दिख सकता है, क्योंकि ट्रंप शायद एड प्रोवाइड ना करे यूक्रेन को, और वो अपना फोकस रशिया के ऊपर करें, और शायद अब बेहतर रिलेशनशिप रशिया के साथ होगी और चाइना के साथ विवाद बढ़ते दिख सकते हैं। तो यूक्रेन ने जो अपनी 20% टेरिटरी ऑलरेडी खोल रखी है, डोनबास का रीजन जो है, लुहांस का रीजन जो है यूक्रेन का, वो ऑलरेडी यूक्रेन के हाथ से जा चुका है। पहले 2008 में यूएसए ने नेटो की मेंबरशिप तक दी थी, ऑफर करी थी यूक्रेन को कि नेटो के मेंबर आप बन जाओ, यानी आप पर हमला तो नेटो के सब मेंबर पर हमला, यानी एक तरह से अमेरिका पर हमला। लेकिन तब से लेकर अब तक एंट्री नहीं हो सकी नेटो में यूक्रेन की, और अब तो यूक्रेन को एंट्री मिलने भी वाली नहीं है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक नए अप्रोच के साथ रशिया के साथ संबंधों को डेवलप करना चाहते हैं। तो ये जो नई रियलिटी सामने आ रही है, इसके बाद यूरोप का क्या होगा, यूरोप की सिक्योरिटी का क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप जापान, साउथ कोरिया के साथ क्या करते हैं, क्या वो भी संबंध बदलेंगे। अब देखा जाएगा कि एक नया रीसेट हो रहा है, एक नए रिश्तों में बदलाव देखा जा रहा है रशिया और अमेरिका के बीच में। इसके बाकी क्या परिणाम होंगे वो हमें देखना पड़ेगा। ये था आज का वीडियो, और अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप सुमित सर के चैनल सुमित रेवड़ी या फिर ओनली एस नथिंग एल्स पर जाकर वीडियोस के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और आपकी जो भी डाउट्स हैं या जो भी इश्यूज़ हैं वो भी अपने रिजॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको याद होगा वो 3 केस कौन से थे, बच्चन सिंह केस क्या था, ठीक है, मच्छी सिंह केस क्या था, और म्यांमार के साथ किन किन राज्यों की बाउंड्री लगती है, क्या कतर के साथ हमारा ट्रेड है, क्यों रिलेशंस डेवलप किए जा रहे हैं कतर के साथ, क्या उसके आयाम है, नहीं डायमेंशन है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।